एक सेकंड वेट करो भाई, एक सेकंड, फाइल गुम हो गई यार, रुको बस। क्लास नोट्स अल्फाबेट के डाल दिए हैं और इसी वजह से थोड़ा लेट की थी क्लास। मुझे पता था कि आप लोग आज बोलोगे तो मगर मैं पहले ही डालता हूँ आज, ऐसे बात बनेगी नहीं, मगर फिर बाद में कहेंगे सर आज भी नहीं डाले आपने, तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दिए। अल्फाबेट के डाल दिए हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट के इस क्लास के तुरंत बाद डाल दूंगा। इनपुट आउटपुट के ना डालने का कारण भी मैं आपको बता देता हूं। ये पढ़ा चुके थे, क्लास 4। गुड नॉन भाई, गुड नॉन। देखो एक्चुअल में इनपुट आउटपुट उस दिन जो पढ़ाया था ना मैंने, वो फाइल मैंने सेव नहीं की, गलती से कुछ और क्लिक हो गया जिस वजह से सेव नहीं हुई। तो जितनी देर मैंने 1-1.5 घंटा पढ़ाया पिछली क्लास में, क्लास खत्म होने के बाद 1-1.5 घंटा दोबारा लगाना पड़ा मेरे को, वापिस से ये सब लिखना पड़ा, क्योंकि ये लिखा हुआ सब मिट गया था तो ये वापिस से लिखा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन के अभी लिख नहीं पाया हूं मैं। इसका बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनको लिख दिया था, इसके ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये मैं आज क्लास के बाद लिखूंगा। मतलब लगा लो कि मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी अनसेव करने की वजह से, ठीक है। तो यहां तक हम कर चुके थे कल, ये हो गया था, ये हो गया था। ये नया पैटर्न है आज, ये पैटर्न है, उसके बाद ये पैटर्न है। अब देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब जो पैटर्न लेके आता हूं उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछता हूं, वो बहुत हो चुके है ना। आज और करवाऊंगा, उसके बाद अगली 1-2 क्लास तक पैटर्न पैटर्न करवाऊंगा, क्योंकि मेन मुद्दा आपको भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा पैटर्न करोगे उतने स्ट्रोंग बनोगे, है ना। तो जैसे ये पैटर्न बता दूंगा, इसके बाद ये क्वेश्चन करवाने में जो टाइम लगेगा, उस टाइमिंग में हम एक दिन में 2 पैटर्न कर पाते हैं, ठीक है। तो एक दिन में 5-6 पैटर्न बता जाऊंगा, जिससे क्या है कि कम टाइम में आपको ज्यादा मिल जाएगा। इस बात से सेटिस्फाइड हो? नहीं भी होगे तो भी सेटिस्फाइड हो जाओगे, क्योंकि मैं सही बोलता हूं, ठीक है। देख लो जल्दी से, और ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बताओ, इसको पैटर्न ढूंढो एक बार। कि आपको भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने पैटर्न डिस्कस करेंगे उतने स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे इनपुट आउटपुट में। कमेंट नहीं आया, चलो ढूंढो भाई, पैटर्न ढूंढो जल्दी से। मिला पैटर्न? देखो अल्फाबेट की प्रैक्टिस की सीडी भी डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। बुक की जो पीडीएफ है अलग अलग चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा। बहुत है इतना टाइम तो, चलो देखो,
ये है पैटर्न। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में अरेंजमेंट कैसे हुई, सबसे पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ, गेओ अरेंज हुआ। रॉकिंग एज इट इज 18 एज इट इज अवेलेबल 50 रीच 89 कहां गया, 89 कहां गया। हाँ विवेक पढ़ लिया बच्चे, आपका कमेंट चैप्टर वाइज डाल दूंगा प्रैक्टिस सीट। देखो गेओ अरेंज हुआ। अब जैसे ही 89 सोचा कि 89 कहां गया, सबसे पहले गेओ अरेंज हुआ। रॉकिंग एज इट इज 18 एज इट इज अवेलेबल एज इट इज 50 एज इट इज रीच एज इट इज। इसलिए कहा था कि शुरुआत से पहला पूरा स्टेप देखना होता है, ठीक है, पहला पूरा स्टेप। ये इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट सुन लो, ये इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। पहला पूरा स्टेप देखना होता है। जैसे मैंने गेओ देखा, फिर रॉकिंग कॉपी पेस्ट, 18 कॉपी पेस्ट। कई बच्चे यहां पर छोड़ देते हैं कि यार आगे तो कॉपी पेस्ट ही मिलेगा, ना भाई देखना होता पूरा, ठीक है। विवेक प्रैक्टिस के लिए बुक कितनी बार बताऊं, प्रैक्टिस के लिए मैं डाल दूंगा, बोल तो दिया, फिर कमेंट कर रहे हो आप, सुनाई नहीं दे रहा क्या। 3 बार बता लिया आपके कमेंट का जवाब। और क्लास नोट्स डाल चुके हैं स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में, जब आप क्लिक करोगे तो अल्फाबेट के डाल दिए हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट के इसके तुरंत बाद दोबारा से सोल्व करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। उसके बाद सिलोजिज्म खत्म होने के बाद सिलोजिज्म के क्लास नोट्स। ओके, अब समझा दूं, चलो। हाँ, तो रॉकिंग 18 अवेलेबल 50 रीच, रीच के बाद 89 आना चाहिए। तो माइंड में गया कि 89 कहां गया, देखते हैं कहां गया। 89 गेओ तो आगे चला गया, 33 प्रोसेस 81 23 गोल 89 यहां आ गया। अब एक स्टेप में 2 काम हुए हैं, एक स्टेप में 2 काम हुए हैं, एक स्टेप में 2 काम हुए हैं। जी सबसे छोटा है क्या या सबसे बड़ा है क्या, क्या सबसे छोटा है जी या सबसे बड़ा है जी। ना तो जी सबसे छोटा और ना जी सबसे बड़ा। भाई जी जो है सबसे छोटा तो ए है, सबसे छोटा भी नहीं है। जी जो है सबसे बड़ा भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा तो इसमें पूरे में सबसे बड़ा कौन सा है, आर। अब ये गेओ कैसे अरेंज हुआ। एक पैटर्न ये भी बन सकता था कि अब इसी क्वेश्चन में मैं बहुत सारे पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेटर आगे अरेंज हो सकते थे, नंबर पीछे अरेंज हो सकते थे, ठीक है। लेटर इंक्रीजिंग नंबर भी इंक्रीजिंग, एक पैटर्न। लेटर डिक्रीजिंग नंबर भी डिक्रीजिंग, 2 पैटर्न। लेटर बढ़ते क्रम में नंबर घटते क्रम में 3 पैटर्न। लेटर घटते क्रम में नंबर बढ़ते क्रम में 4 पैटर्न। 4 पैटर्न बन गए, 4 के 8 बन सकते हैं। आगे लेटर लगाया, पीछे नंबर लगाया, उसकी जगह पे आगे नंबर लगा सकता था, पीछे लेटर लगा सकता था, यानी कि 8 पैटर्न, 8 पैटर्न बन सकते थे। अब 8 क्लियर। उसके अलावा देखो, समझा करके मैं आपको जाता हूं 1-1.5 घंटे में, सिर्फ 2 ही पैटर्न की प्रैक्टिस, एक पैटर्न ये, एक और करवाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो पैटर्न बता रहा हूं वो माइंड में रखना। उससे क्या होगा कि मैं समझा के आपको 2 ही जा रहा हूं, लेकिन कम से कम 20-30 पैटर्न बता जाता हूं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उससे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। ये चीज क्लियर, ठीक है। अब उसके अलावा गेओ कैसे आया नहीं समझ में आया, अभी आगे देखेंगे, जब हम पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तब देखेंगे। देखो नेक्स्ट में, देखो नेक्स्ट स्टेप में गोल अरेंज हुआ। रॉकिंग एज इट इज 18 एज इट इज अवेलेबल एज इट इज 50 एज इट इज रीच एज इट इज 33 एज इट इज प्रोसेस एज इट इज। प्रोसेस के बाद 81 है और 81 यहां चला गया, 23 गोल चला गया 89। अब और आगे देखेंगे, और आगे देखेंगे। रीच अरेंज हुआ, रीच अरेंज हुआ। रॉकिंग एज इट इज 18 एज इट इज अवेलेबल एज इट इज 50 पीछे चला गया। क्या पैटर्न समझ में आया? नहीं। और आगे देखेंगे, अभी भी नहीं माइंड में आया होगा, और आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस अरेंज हुआ। प्रोसेस
अरेंज हुआ, ठीक है, प्रोसेस अरेंज हुआ, तो उसके बाद पीछे 33 अरेंज हुआ। नंबर का तो पैटर्न समझ में आ गया कि नंबर घटते क्रम में है। उसके बाद प्रोसेस के बाद भाई गेओ एज इट इज, गोल एज इट इज, रीच एज इट इज, प्रोसेस अरेंज हुआ। प्रोसेस के बाद रॉकिंग और अवेलेबल दो अरेंज कर रखे हैं, रॉकिंग और अवेलेबल दो अरेंज कर रखे हैं, और यहां पर 23 और 18 दो अरेंज कर रखे हैं। अब ये कैसे हुआ समझो। देखो बच्चे 33 के बाद 23 अपने आप आया हुआ है, 33 के बाद 23 अपने आप आया हुआ है, इसलिए 23 को स्किप कर दिया, क्या बच गया 18। तो दो अरेंज नहीं हुए, एक ही हुआ है, 23 तो स्किप हुआ है। अब इस तरफ प्रोसेस के बाद रॉकिंग अपने आप आया हुआ है, इसलिए क्या अरेंज किया अवेलेबल, यानी कि रॉकिंग स्किप हुआ है, रॉकिंग स्किप हुआ है, ठीक है। अब जब दोनों साइड से पैटर्न चलें तब स्किप तब मानेंगे जब दोनों साइड पे एक ही टाइम पे स्किप हो रहा हो। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो एक ही टाइम पे एक ही स्टेप पे 23 भी अपने आप आया हुआ है और रॉकिंग भी अपने आप आया हुआ है, इसलिए स्किप किया। अगर किसी एक साइड पे मान लो यहां 23 नहीं होता तो हमें 23 अरेंज करना पड़ता, फिर हम रॉकिंग को स्किप नहीं करते, एक और स्टेप बनाते। अब देखो अब बात समझ में आ रही है कि गेओ नंबर ऑफ लेटर 4 है, गोल नंबर ऑफ लेटर 4 है, रीच में नंबर ऑफ लेटर 5 है, प्रोसेस में 3 और 3 6 1 7 है, रॉकिंग में 3 और 3 6 1 7 है, अवेलेबल में 3 और 3 6 3 9 है। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, लेकिन बढ़ते क्रम में है जहां पर सेम है 4 4 7 7, वहां पर अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वहां पर अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। गेओ और गोल में गेओ छोटा है, गोल बड़ा है, क्योंकि ए को देखो और ओ को देखो। सेम उसी तरीके से प्रोसेस और रॉकिंग में, प्रोसेस और रॉकिंग में पी छोटा है और आर बड़ा है, यानी कि पैटर्न क्या है, पैटर्न मिला नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर इंक्रीजिंग, नंबर्स लास्ट में नंबर्स डिक्रीजिंग। देखो मैंने जब इनपुट आउटपुट की शुरुआत की थी उस वक्त मैंने आपको एक बात बोली थी कि लास्ट स्टेप को देखने से पैटर्न नहीं पता चलता, कई बार पैटर्न कुछ और होता है और लास्ट स्टेप कुछ और आ रहा होता है। इसमें पैटर्न तो ये है, इसमें पैटर्न तो ये है, अगर लास्ट स्टेप को देखें तो कि नंबर ऑफ लेटर बढ़ रहे हैं और नंबर भी बढ़ रहे हैं। नंबर देखो 18 23 33 50 81 89, नंबर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पैटर्न नंबर बढ़ते क्रम में नहीं है, पैटर्न नंबर घटते क्रम में है। क्यों? क्योंकि नंबर लास्ट में अरेंज हुए हैं, नंबर लास्ट में अरेंज हुए हैं, और नंबर लास्ट में अरेंज हुए हैं तो लास्ट है, फिर लास्ट से पहले, लास्ट से पहले, लास्ट से पहले, ऐसे। तो नंबर घटते क्रम में है क्योंकि पहले स्टेप में 89 अरेंज हुआ है, ठीक है। क्या ये पैटर्न कंप्लीट? स्टार्टिंग में नंबर ऑफ लेटर लग रहे हैं और लास्ट में नंबर जा रहे हैं, ये है कंप्लीट पैटर्न? नहीं, अभी भी नंबर ऑफ लेटर में अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग, अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग मतलब एबीसीडी के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में। इफ यदि नंबर ऑफ लेटर सेम, अब पैटर्न कंप्लीट हुआ। यह है कंप्लीट पैटर्न कि लेटर स्टार्टिंग में लग रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में है, और अगर यदि नंबर ऑफ लेटर सेम है तो अल्फाबेटिकली बढ़ते क्रम में है। अल्फाबेटिकली का मतलब है एबीसीडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा यह है कि नंबर लास्ट में अरेंज हो रहे हैं और नंबर्स घटते क्रम में अरेंज हो रहे हैं। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? यस और नो?
क्लियर? ये है कंप्लीट पैटर्न। क्या ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो बताओ। वैसे तो कुछ है नहीं। अब देखो, यस यस यस, हाँ समझ गए, यस, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो ये क्वेश्चन करने की बजाय सीधा अगला पैटर्न डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि हम 1-1.5 घंटे में कई पैटर्न्स डिस्कस करके चले जाएंगे। फिर उसके बेस पे क्वेश्चन आप कर लेना, है ना। फिर अगला पैटर्न डिस्कस कर लेंगे। आज तो मैं क्वेश्चन करा देता हूं, हिंदी में भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक है। आज तो मैं क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन कल से हम सिर्फ पैटर्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाया करूंगा कि भाई ये आप बाद में सोल्व कर लेना। अगर कोई सोल्व ना हुआ अगली क्लास में बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर ये सोल्व नहीं हुआ, कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व नहीं हुआ मेरे से, तो वो मैं बता दूंगा, है ना। उससे कम टाइम में हम ज्यादा चीजें डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो अब हमारे माइंड में रखना, लेटर स्टार्टिंग में लग रहे हैं, नंबर लास्ट में जा रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में है, नंबर्स घटते क्रम में है, नंबर ऑफ लेटर यदि सेम है, या हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना कि यदि नंबर ऑफ लेटर सेम है तो अल्फाबेटिकली बढ़ते क्रम में है। आप अपने अकॉर्डिंग भी नोट्स बनाया करो। ये सब मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखा है, आप हो सकता है और भी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, इसको सोल्व करने की कोशिश करो जल्दी से। जल्दी करो। आ जाओ, सुनो। Which of the following would be the 7th position from the left in step third? Which of the following 7th position from the left in step third? तीसरे स्टेप में which of the following would be at the 7th position from left in step third? तीसरे चरण में बाएं से 7वें नंबर पे कौन सा है? तीसरे चरण में बाएं से 7वें नंबर पे कौन सा है? तीसरे चरण में, ठीक है सर, बाएं से 7वें नंबर पे कौन सा है? ये है इनपुट। पहले तो स्टेप थर्ड बनाओ, स्टेप थर्ड हमें बनाना है सबसे पहले, ठीक है। आ जाओ, थर्ड स्टेप बनाना है। उसके बेस पे पैटर्न है, एक स्टेप में 2 काम होंगे, ध्यान रखना, एक स्टेप में 2 काम होंगे। नंबर ऑफ लेटर आगे अरेंज करने हैं, नंबर पीछे अरेंज करने हैं। पैटर्न याद रखो पहले तो, नंबर ऑफ लेटर इंक्रीजिंग आगे अरेंज होंगे, नंबर्स डिक्रीजिंग पीछे अरेंज होंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अरेंज कर रहा हूं मैं इसको। पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ, एक बार इनपुट कॉपी पेस्ट कर देता हूं। T52 N 94 E P 77 66 F T।
अब ये देखो कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। 2 टी आए हुए हैं तो उनको नंबरिंग करो। 2 टी आए हुए हैं तो ये टी ई कर लो और ये टी ओ कर लो, उसमें पता चलेगा टी ई छोटा है, टी ओ बड़ा है। लेकिन ये देख लेना नंबर्स सेम है कि नहीं, ठीक है, नंबर्स सेम है कि नहीं। नंबर ऑफ लेटर देखना है ना, टी 2 है बट नंबर सेम नहीं है। नंबर सेम नहीं है तो अल्फाबेटिकली क्यों देखें हम, नंबर सेम नहीं है तो अल्फाबेटिकली क्यों देखें, ठीक है। अब इस पैटर्न में हमें पहला लेटर लिख करके काम नहीं चलेगा, पहला लेटर लिख करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरा ध्यान नहीं रहा कि अल्फाबेटिकली नहीं बढ़ रहे, नंबर ऑफ लेटर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर बढ़ रहे हैं, तो पहले लेटर से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी, इसलिए पूरा लिखने में टाइम लगेगा, इसी में समझा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो सबसे पहला स्टेप बना रहे हैं, पहले स्टेप में क्या अरेंज होगा, नंबर ऑफ लेटर सबसे छोटा नंबर ऑफ लेटर। देखो टेक्नोलॉजी तो बड़ा है, नंबर भी बड़ा है, एक्स्ट्रा में 5 है, प्लेइंग में 6 है, एक्स्ट्रा अरेंज होगा पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या अरेंज होगा, एक्स्ट्रा। सर अगर क्वेश्चन सीट मिल जाए तो बहुत टाइम बचेगा, नहीं तो हर टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन लिखने में, नोट्स बनाने में टाइम बहुत लग रहा है। अल्फाबेट टेस्ट के जो पढ़ाए, हाँ क्लास नोट्स अल्फाबेट टेस्ट के दे दिए रोहित, क्लास नोट्स अल्फाबेट टेस्ट के दे दिए, आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके देख सकते हो जो पढ़ाया है। इनपुट आउटपुट के ना देने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि इनपुट आउटपुट में दिक्कत ये हो गई थी, आप देख लेना वीडियो देखना, वीडियो में जो पढ़ा है वो इस तरीके से नहीं था, ये बाद में लिखा है क्योंकि ये मिट गया था, वापस मिट गया था तो खाली क्वेश्चन जाते आपके पास ऐसे, ठीक है, इसलिए वो मिट गया था तो दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को, क्लास नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। पहले स्टेप में एक्स्ट्रा अरेंज हुआ, ये क्लियर, पहले स्टेप में एक्स्ट्रा अरेंज होगा, ये क्लियर, ठीक है। अब पहले ही स्टेप में नंबर घटते क्रम में सबसे बड़ा नंबर देखो भाई, सबसे बड़ा नंबर 94 है, और 94 को लास्ट में अरेंज कर दो, 94 को लास्ट में अरेंज कर दो। ई अरेंज हुआ, 94 अरेंज हुआ, ई अरेंज हुआ, 94 अरेंज हुआ, ठीक। पहले स्टेप में ई और 94 क्लियर है, दोबारा बता रहा हूं, देखो नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में उठाने थे तो सबसे छोटा लेटर एक्स्ट्रा उठाया, नंबर घटते क्रम में लगाने थे तो नंबर सबसे बड़ा नंबर 94 लगाया, पहला स्टेप बन गया। उसके बाद एक्स्ट्रा से बड़ा नंबर ऑफ लेटर, देखो एक्स्ट्रा से बड़ा, एक्स्ट्रा में 5 नंबर में 6 है, एक्स्ट्रा में 5 नंबर में 6 है, और प्लेइंग में 7 है, लिख ही देता हूं मैं यहां पर, 3 3 6 नंबर ऑफ लेटर, 3 3 6 3 और 1 10 है, 3 3 6 है, ये 5 है, 3 3 6 1 7, कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर जो लिख रहा हूं नंबर ऑफ लेटर लिख रहा हूं, 3 3 6 3 9 है, 3 3 6 1 7 है, 7 2 सेम है, बस उनको देखेंगे, ठीक है, अब आसानी हो जाएगी, ठीक। सर क्वेश्चन सीट की बात कर रहे हैं, जो पढ़ाते हैं यार, जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन सीट नहीं होती, जो पढ़ाते हैं वो क्लास नोट्स होते हैं। दूसरे स्टेप में बड़ा नंबर ऑफ लेटर ज्यादा, नंबर में है, 6 नंबर है, यानी कि एन आएगा, और नंबर ऑफ लेटर 94 से छोटा कौन सा है, 94 से जल्दी थोड़ा बताओ, थोड़ा दिमाग आपका भी चले, ताकि 77 आएगा। लास्ट में घटते क्रम में जाएंगे, लास्ट में घटते क्रम में जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर, तीसरा स्टेप ढूंढना है, क्लियर हो रहा है ना, तीसरा स्टेप ढूंढना है, नंबर ऑफ लेटर 6 से बड़ा नंबर ऑफ लेटर 7 है। अब ध्यान दो, 7 2 में है, प्लेइंग में 7 है, और टॉर्चर में 7 है, और प्लेइंग में 7 है ना, तो प्लेइंग छोटा है या टॉर्चर छोटा है, प्लेइंग छोटा है, टॉर्चर बड़ा है, प्लेइंग छोटा है, टॉर्चर बड़ा है, ठीक है, ठीक, प्लेइंग छोटा है, टॉर्चर बड़ा है, यानी कि पी अरेंज होगा, प्लेइंग, और यहां पर 7, ये तीसरा स्टेप,
और यहां पर 77 से छोटा, 77 से छोटा 66, तीसरा स्टेप। ये है तीसरा स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, लास्ट में अरेंज कर दिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। जो बच जाए वो बीच में लिख दो, जो बच जाए एज इट इज बीच में लिख दो। यही तो तरीका सिखाया था। 23 बचा, टेक्नोलॉजी का टी बचा, 52 बचा, और 31 बचा, और कट कौन सा नहीं है, एफ बचा, टी बचा। अब उसने 7th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 7वें नंबर पे पूछा है, बाएं से 7वें नंबर पे उसने पूछा है, बाएं से 7वें नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7, 31 आया, 31 ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 52 नहीं है भाई, 31 है, गलती कर रहे हो। क्लियर भाई, कर लोगे। अब देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम बच जाता है, या आप कर लेना अगली क्लास से। मैं पैटर्न बता के जाऊंगा, आज तो सिखा देता हूं, आज पैटर्न भी अच्छा है। इसलिए पैटर्न क्या अपना पैटर्न है, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में, नंबर घटते क्रम में, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में, नंबर घटते क्रम में। ये है पैटर्न। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। देखो, इफ इन द लास्ट स्टेप ऑल द वर्ड्स गेट रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हिंदी मीडियम को नहीं समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा है, हिंदी में लिख लो। आखिरी चरण में यदि सभी शब्दों को लिख लो, आखिरी चरण में यदि सभी शब्दों को, मैं ही लिख देता हूं, आखिरी चरण में यदि, अगला क्वेश्चन तो हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूं मैं, सभी चरणों को नहीं, यदि सभी शब्दों को दोबारा वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो पहले वाली पोजीशन पर, वाली स्थिति पर, स्पेलिंग चेक मत करना भाई, हिंदी नहीं आती मेरे को स्थिति पर कौन सा शब्द होगा। ठीक है, कौन सा शब्द होगा। आ जाओ, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लास्ट स्टेप बनाना होगा, सबसे पहले हमें लास्ट स्टेप बनाना होगा। ठीक, उसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ लेटर अरेंज करने हैं। 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 10 6 5 7, 10 6 5 7 9 7, ये 9 है, ये 7 है। सबसे पहले लास्ट स्टेप निकालना है। अब देखो, लास्ट स्टेप आपको मालूम है, सुनो ध्यान से, टाइम कैसे बचाना है। लास्ट स्टेप आपको मालूम है कि नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में लगने हैं, नंबर घटते क्रम में लगने हैं, है ना। बनेगा यही, कोई स्किप होगा तो भी बनेगा तो यही, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में है और नंबर घटते क्रम में है। तो एक एक को सोल्व मत करना,
ऐसे जैसे इसको सोल्व किया था ना, ऐसे नंबरिंग करते करते सीधा लास्ट स्टेप फटाक दे लिख सकते हो आप। लास्ट स्टेप जल्दी से लिख सकते हो। लास्ट स्टेप कैसे, लास्ट स्टेप जल्दी से लिख सकते हो कैसे, सुनो ध्यान से। नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में लगा दो, बढ़ते क्रम में लगा दो नंबर ऑफ लेटर। ई लिख दो, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में ई लिख दो। ई के बाद एन नंबर, एन के बाद पी, पी के बाद टी, और टी के बाद नो, नो नहीं एफ, सॉरी, टी के बाद एफ, एफ के बाद फिर टी। ये टेक्नोलॉजी का टी है और वो टॉर्चर का टी ओ है। बात समझ में आई? देखो अगर हमें नंबरिंग करने की कब जरूरत पड़ती, हमें ऐसे सोल्व करने की कब जरूरत पड़ती, जब हमें नंबर ऑफ स्टेप पता करने होते हैं। नंबर ऑफ स्टेप पता करने होते कि भी कोई स्किप तो नहीं हो जाएगा, ये चेक करने के लिए, है ना। लेकिन हमें सीधा लास्ट स्टेप बनाना है, तो चाहे कोई स्किप होता चाहे नहीं होता, डायरेक्ट बनता तो यही। और नंबर लास्ट में अरेंज होते हैं, सारे के सारे नंबर, सारे के सारे लास्ट में अरेंज होते हैं। नंबर लास्ट में कैसे अरेंज होते हैं, नंबर कौन से हैं, घटते क्रम में लगा दो। 94, 94 से छोटा 77, 77 से छोटा 66, 66 से छोटा 52, 52 से छोटा 31, 31 से छोटा, कोई नंबर छूट ना जाए बता देना, 23। नंबर घटते क्रम में लगा दिए, लेटर बढ़ते क्रम में लगा दिए। लास्ट स्टेप बनेगा तो यही। कोई तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप अगर पूछता तो हम नंबरिंग करके ऐसे एक एक स्टेप बनाते, क्योंकि तब पता नहीं भाई स्टेप कैसा बनेगा, तब हमें सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसने पूछा है लास्ट स्टेप, आखिरी सब, ठीक है, आखिरी चरण, लास्ट स्टेप पूछा है, ठीक। तो लास्ट स्टेप तो यही बनेगा ना कि लेटर बढ़ते क्रम में, नंबर घटते क्रम में, ठीक। तो उसने ये कहा था कि अगर लास्ट स्टेप में, ये है लास्ट स्टेप, इसको वापिस से अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए, अल्फाबेटिकली वापिस से अरेंज कर दिया जाए, तो सेम पोजीशन पे कौन सा रहेगा। इसमें अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करें तो देखो, ई अरेंज किया सबसे पहले, फिर एफ अरेंज किया अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, एफ के बाद क्या अरेंज किया, एन अरेंज किया, एन के बाद पी अरेंज किया, पी के बाद टी ई अरेंज किया, टी ई के बाद टी ओ अरेंज किया। अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा दें तो वापिस से पहले वाले पोजीशन पे सेम कौन सा रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा, सेम एक्स्ट्रा रहेगा, तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक, चलो हाँ क्लियर हो गया। चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करके दिखाओ तो क्लियर हो गया। तो हिंदी में चरण 4 में एक्स्ट्रा यदि 94 से संबंधित है, बस हिंदी इस रिलेटेड की जरूरत पड़ेगी, संबंधित, बस ये तो इंग्लिश में ही रहेगा। एक्स्ट्रा 94 से संबंधित है, नंबर 77 से संबंधित है, और 23 किससे संबंधित होगा, 23 किससे संबंधित होगा, कौन से स्टेप में, चौथे स्टेप में। अब इसने चौथा स्टेप पूछा है तो भाई चौथा स्टेप बनाना पड़ेगा। चौथा स्टेप अगर पूछा है, ये है नंबर ऑफ लेटर, चौथा स्टेप बना रहे हैं। आ जाओ, देखो अब सुनो, अब टाइम बचाओ अपना। कैसे? 3 स्टेप तक तो हम बना चुके, 3 स्टेप तक तो हम बना चुके, तो क्यों टाइम लगाएंगे। 3 स्टेप तक तो पता चल गया ना, ईएनपी आएगा शुरू में, 3 स्टेप तक तो पता चल गया ईएनपी आएगा, तो ईएनपी लिख दो सीधा। 4 स्टेप बनाओ सीधा,
फोर्थ स्टेप, चौथा चरण। 3 स्टेप तक तो दिमाग मत लगाओ, ईएनपी आएगा, क्योंकि बना चुके तो क्यों टाइम लगाया, है ना। और ईएनपी को कट कर दो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। कई बार ना कंसेप्ट सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है ये पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो 3 स्टेप तक तो मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका ना। एग्जामिनेशन हॉल में तो ये भी पूछेगा, ये पूछेगा, तो 3 स्टेप तक तो सोल्व कर चुका ईएनपी, है ना। और ऐसे ही लास्ट में नंबर 94, 77, 66, 94, 77, 66, 94, 77 और 66, ये 3 स्टेप हैं। तो सोल्व कर चुका मैं। 94 पहला स्टेप, 77 दूसरा स्टेप, 66 तीसरा स्टेप, 3 स्टेप तक तो सोल्व कर चुका। अब चौथा स्टेप में दिमाग लगाना है। चौथा स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि क्या पता कोई स्किप हो गया तो चौथा स्टेप फ्री में लिखना पड़ सकता है, ठीक है। अब पी के बाद किसकी बारी है, पी के बाद किसकी बारी है। पी में नंबर ऑफ लेटर कितने थे, पी कट कर दिया क्या, तीसरा, हाँ पी रहा। नंबर ऑफ लेटर 7 थे। अब नंबर ऑफ लेटर 7 सेम है। चौथे स्टेप में टॉर्चर की बारी है, टॉर्चर की TO की बारी है। और नंबर में 66 से छोटा, 66 से छोटा, 66 से छोटा चौथे स्टेप में 52 की बारी है। स्किप नहीं हुआ। स्किप कब होता, जब ऑलरेडी 52 लास्ट में बचा होता और ऑलरेडी टॉर्चर शुरू में आया होता, तब स्किप होता। ये चौथा स्टेप जो बच गए वो एज इट इज लिख दो। क्या क्या बच गया, 23 बच गया, टेक्नोलॉजी का T बच गया, 31 बच गया, P बच गया। ये बन गया अपना चौथा स्टेप। अब वो ये बोल रहा है कि चौथे स्टेप में जैसे एक्स्ट्रा 94 से रिलेट है, एक्स्ट्रा 94 से रिलेट है। कैसे है एक्स्ट्रा 94 से, एक्स्ट्रा शुरू में, 94 लास्ट में, यानी कि एक्स्ट्रा इस तरफ से पहला, 94 इस तरफ से पहला। उसी प्रकार से नंबर 77 से रिलेट है, नंबर इस तरफ से दूसरा, 77 इस तरफ से दूसरा। उसी प्रकार से 23 किससे रिलेट करेगा, वो ये बोल रहा है कि एक्स्ट्रा किससे रिलेट कर रहा है, 94 से। इस तरफ से पहला, उस तरफ से पहला। नंबर किससे रिलेट कर रहा है, 77 से। इस तरफ से दूसरा, उस तरफ से दूसरा। उसी प्रकार से 23 किससे रिलेट करेगा, 23 इस तरफ से पांचवां है, 1 2 3 4 5, तो उस तरफ से पांचवां, 1 2 3 4 5 किससे रिलेट करेगा, 23 P से रिलेट करेगा। 23 किससे रिलेट करेगा, P से रिलेट करेगा। और P से रिलेट करेगा यानी कि प्लेइंग से रिलेट करेगा, और प्लेइंग ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज से रिलेट करेगा। अरुण ने 52 बोला, 52 नहीं होगा बच्चे, 52 से तो टॉर्चर रिलेट करेगा। नन ऑफ दीज आंसर है। क्लियर। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, ये कौन सा स्टेप है। अब क्या इसके लिए पूरा बना के देखना पड़ेगा, पर रुको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने। पहले तो ये देखो अरेंज्ड कितने हैं, अरेंज्ड कितने। ऐसा भी हो सकता है कि देयर विल बी नो स्टेप, ऐसा कोई स्टेप ही ना हो, तो ऐसा कोई स्टेप होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, हालांकि पिछले क्लास में भी बताया था। रिवाज क्या कह रहे हैं, पी तो ले चुके हैं, पी ले चुके हैं मतलब भाई पी को प्लेइंग को रिलेट करेंगे 66 से, प्लेइंग को रिलेट करेंगे 66 से, फिर क्या प्रॉब्लम आ गई। अब चलो हाँ, पहले ये देख लो अरेंज कितने हैं। एक अरेंज है नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग 5, फिर 6, 2 भी अरेंज है, फिर 7 प्लेइंग भी अरेंज है, फिर 7 कहां लिख रहा हूं,
टॉर्चर, टॉर्चर भी अरेंज है। 4 लेटर अरेंज्ड हैं, 4 लेटर अरेंज्ड हैं। क्या 4 नंबर भी अरेंज है? हाँ, नंबर भी अरेंज है। 94, 77, 66, 52, 4 नंबर अरेंज है। तो यानी कि चांसेस किसके बन रहे हैं? चौथे स्टेप के। 4 लेटर अरेंज है, 4 नंबर अरेंज है। अब ये मत टिक कर देना कि 4th स्टेप होगा। पहले ये देखो, जो जो अरेंज है उनको कट कर दो, जो जो अरेंज है उनको कट कर दो। एक्स्ट्रा अरेंज है, नंबर अरेंज है, प्लेइंग अरेंज है, टॉर्चर अरेंज है। ठीक है, ऐसे ही 94 अरेंज है, ऐसे ही 77 अरेंज है, 66 ऑलरेडी बना रखा है, 52 ऑलरेडी बना रखा है। इनको कट कर दो। जो बच गए, जो बच गए वो एज इट इज अगर बीच में दे रखे तो चौथा स्टेप है, अदरवाइज नहीं है। जो बच गए, क्या क्या बच गया? 23 एज इट इज दे रखा है, टेक्नोलॉजी एज इट इज दे रखा है, टेक्नोलॉजी के तुरंत बाद 31 दे रखा है, 31 के तुरंत बाद फैब्रिकेट दे रखा है। यानी कि चौथा स्टेप है ये। मान लो इनमें गड़बड़ कर देता तो ऐसा कोई स्टेप भी नहीं होता, ऐसा कोई स्टेप भी नहीं होता। चौथा स्टेप दे रखा है। 4th स्टेप क्लियर? अब पढ़ूंगा मैं आपके कमेंट। सर मेरा कमेंट पढ़ो। पढ़ूंगा भाई, पढ़ूंगा, एक बार समझाने दो। अब सारे कमेंट पढ़ रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बदनाम मुन्नी पूछ रहा है, प्लेइंग 66 से हो गया तो P23 से कैसे होगा? P23 से कैसे होगा? 66 से हो गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्लेइंग की जगह फैब्रिकेट आ गया। पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? रुक जाओ भाई एक बार। एक सेकेंड, कुछ मिस प्रिंटिंग कर दिया क्या मैंने? ओहो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। ये पी तो है ही ना, पी तो यहाँ प्लेइंग था। मिस प्रिंटिंग टाइपिंग एरर भाई, यहाँ पी थोड़ी ना होगा, यहाँ तो एफ होगा भाई। चौथे स्टेप में 1 2 3 4 अरेंज थे, 1 2 3 4 अरेंज थे। जो बच गए वो एजिटीज लिखने थे। 23 टी, उसके बाद फैब्री टी के बाद 31 बचा हुआ है, फैब्रिकेट बचा हुआ है। तो 23 किससे रिलेट करेगा? फैब्रिकेट से। 23 किससे रिलेट करेगा? फैब्रिकेट से। यहाँ एफ है, एफ है तो फैब्रिकेट। सिर्फ 3 बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, और बाकी बच्चे समझ गए थे। कमाल हो फिर तो इसका मतलब। किस किसने टाइपिंग एरर पकड़ लिया था कि सर आपने पी की जगह एफ टाइप हो गए? बस कुछ नहीं, यहां पी टाइप कर दिया मैंने, एफ टाइप करना था। ठीक, एफ टाइप करना था और F23 से रिलेट करेगा। और जो समझ गए थे, जो नन ऑफ दीज टिक कर रहे थे, वो कौन है फिर? ठीक है, एक होती है कंसेप्चुअल मिस्टेक, एक होती है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक किसी की जगह कुछ और लिख जाना, जैसे मैंने कर दी थी। लेकिन जो नन ऑफ दीज को समझ गए थे वो तो कंसेप्चुअल गलती कर रहे हैं। जो नन ऑफ दीज को समझ गए थे ना, वो तो कंसेप्चुअल। यहां अगर पी होता तो मैं नन ऑफ दीज पे टिक करता। वो तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग गलत कर रहे हैं। और ऐसा कैसे कर दिया आप लोगों ने, इतनी बड़ी गलती? सिर्फ 3 बच्चे ने बताया कि सर टाइपिंग एरर है। नवीन सैनी कह रहे हैं गुरुजी ऑल टाइम राइट। ऐसा नहीं होता भाई, हूं तो मैं भी इंसान ना यार। कंसेप्चुअली भी कई बार गलत बोला जाता है टीचर से, कई बार हो जाती है गलती। ठीक है, जैसे YouTube पे एक क्वेश्चन है, एक आया हुआ क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ऐसा।
ऐसा ही, मतलब यही पार्ट यहां बना रखा है, टाइम क्यों वेस्ट करें। इसका यूट्यूब पे दुनिया की जितनी, दुनिया नहीं सॉरी, भारत की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है और उन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टीचर हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बड़ी कंपनी से लेकर के छोटी कंपनी, और उनके जितने भी टीचर हैं, उनकी सब की वीडियो मैंने चेक की और सब ने गलत आंसर दे रखा है। रीजन क्या है? एसएससी ने गलत आंसर दे दिया था। और जब मैंने काउंट करवाया तब मैंने ये बात बोली भी थी कि एसएससी गलत कर देगी तो इट डजंट मीन कि हम भी गलत करें। मैंने अपनी यूट्यूब पे इसका बिल्कुल सही आंसर बताया, काउंट करके दिखाया, ठीक है। अब हर टीचर ने अलग अलग आंसर दे रखा है, तो कंसेप्चुअली गलत है, फिर भी मैं कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि हो जाती है, कंसेप्चुअली भी गलती हो जाती है, बट सिली मिस्टेक तो बहुत ज्यादा होती है, मैथ में तो और भी ज्यादा होती है। चलो, तो ये मत मानना करो गुरुजी इज ऑलवेज राइट। जल्दी बताओ, अरुण का कमेंट पढ़ लूं, बोल रहे हैं कमेंट नहीं देखते आप। अरुण का कमेंट कहाँ है? प्लेइंग 2 बार लिख दिया था सर। अच्छा, पहले ही बता दिया अरुण ने, चलो बहुत बढ़िया भाई। जल्दी बताओ, इसका क्वेश्चन करो दे यार जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट ऑफ द अरेंजमेंट? आखिरी अरेंजमेंट कौन सा होगा? अब सुनो भाई, टाइम बचाओ, शुरू से वापिस मत नंबरिंग करने लग जाओ। आपको पता है हम 4 तक तो अरेंज कर चुके ना, देखो 4 तक तो हम अरेंज कर चुके। चौथा स्टेप ये है, चौथा स्टेप हम कई बार बना चुके, चौथा स्टेप हम कई बार बना चुके। अब 4 तक तो अरेंज कर चुके है ना, अब इसी में 5वां अरेंज कर लो ना। 4 अरेंज हो चुके हैं तो इसी में 5वां अरेंज कर लो। 5वें में क्या अरेंज होगा? 5वें में क्या अरेंज होगा? फैब्रिकेट। 4 तक मैं अरेंज बता देता हूं एक बार। 4 तो अरेंजमेंट हो चुकी। 5वें में क्या अरेंज होगा? 5वें में समझ में आ गया? फैब्रिकेट, ठीक, यानी कि 5 स्टेप। इसमें समझा रहा हूं, उसमें नहीं टिक करूंगा, 5वां। उसके बाद नंबर में क्या अरेंज होगा? 31, 5वां। अब सुनो, टेक्नोलॉजी आगे होता, 23 पीछे होता, तो नंबर पीछे लेके जाने थे, नंबर पीछे लेके जाने थे। 23 पीछे होता तो स्किप कर देते, आखिरी स्टेप कौन सा होता? 5वां। लेकिन टेक्नोलॉजी पीछे है, 23 आगे है, नंबर पीछे लेके जाने हैं, नंबर पीछे लेके जाने हैं, तो 23 भी अरेंज होगा, 23 भी अरेंज होगा। यानी कि आखिरी स्टेप कौन सा बना? छठा। आखिरी स्टेप कौन सा बना? छठा, ठीक है, आखिरी स्टेप छठा। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि फिर क्लास नोट्स खराब जाएंगे फिर आपके। यहां मैंने समझा दिया, छठा, ठीक है, क्लियर। लास्ट स्टेप 6, सबका आंसर सही है। अरुण गलत है। नेक्स्ट का पैटर्न ढूंढो जल्दी से, जल्दी से पैटर्न ढूंढो। मेन मुद्दा है पैटर्न का, मेन मुद्दा पैटर्न का। देखो, सबसे पहले क्या अरेंज हुआ है? एनिमल अरेंज हुआ है। 69 कॉपी पेस्ट, आइडियल कॉपी पेस्ट, 29 कॉपी पेस्ट, कैंप कॉपी पेस्ट, 92 कॉपी पेस्ट, एनिमल चला गया। 55 कॉपी पेस्ट, स्टिल 48, जूनियर, इजी, 17 चला गया लास्ट में, ठीक। यानी कि लेटर जो है सबसे छोटा लिया है, ए सबसे छोटा है इनमें, यानी कि नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, अल्फाबेटिकली ए सबसे छोटा है, ए सबसे छोटा है। अभी एक माइंड में और भी आ सकता है, अभी रुको, पैटर्न अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ए वोवल भी है, तो हो सकता है कि वोवल्स कॉन्सोनेंट का पैटर्न लग जाए। अभी रुको, उसके बाद सेकंड स्टेप में तो और भी कमाल कर दिया। नंबर देखो 17 सबसे छोटा है, सेकंड स्टेप में तो और भी कमाल हो गया, 92 अरेंज हुआ। मतलब आगे अल्फाबेट लेके आने थे, लेकिन सेकंड में आगे नंबर ले आया। 69 एज इट इज, बड़ा अच्छा पैटर्न ये तो। आइडियल एज इट इज, 29 एज इट इज, कैंप 92 चला गया, 55 स्टिल पीछे चला गया। यानी कि पहले स्टेप में क्या कर रहा हो? अल्फाबेट बढ़ते क्रम में,
दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में अल्फाबेट स्पेलिंग गलत, ठीक है, पहले स्टेप में अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, और नंबर लास्ट में घट बढ़ते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा नंबर उठाया ना तो बढ़ते क्रम में ही होगा। फिर दूसरे स्टेप में चेंज हो जाता है, दूसरे स्टेप में पैटर्न चेंज, आगे नंबर उठाया और सबसे बड़ा उठाया, यानी कि नंबर घटते क्रम में, और पीछे अल्फाबेट उठाया और अल्फाबेट सबसे बड़ा उठाया, यानी कि घटते क्रम में। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर यही रिपीट हो गया, थर्ड में यही रिपीट हो गया। देखो पहले स्टेप को समझो, अल्फाबेट सबसे छोटा उठाया, इसका मतलब बढ़ते क्रम में जाएंगे, आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम, नंबर सबसे बड़ा उठाया यानी कि घटते, सबसे छोटा उठाया नंबर सबसे छोटा उठाया यानी कि बढ़ते क्रम में जाएंगे। सेकंड में वो बदल गया, सेकंड में वो नंबर आगे लेके आ रहा है, लेकिन नंबर लेके आ रहा है सबसे बड़ा नंबर आगे लेके आ रहा है 92, यानी कि घटते क्रम में आएंगे, और अल्फाबेट लेके जा रहा है लास्ट में सबसे बड़ा, यानी कि अल्फाबेट भी घटते क्रम में आएंगे। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में वापिस फर्स्ट जैसा आ रहा है कि अल्फाबेट उठा रहा है बढ़ते क्रम में, देखो ए के बाद ई, तभी तो अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, और नंबर 17 से 29 तभी बढ़ते क्रम में। चौथे स्टेप में वापिस सेकंड की तरह आ रहा है, नंबर उठा रहा है घटते क्रम में, 92 से छोटा 73, 92 से छोटा 73, और यहां पर स्टिल से छोटा जूनियर। अब एक माइंड में आया कि सर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में तो आपने लगा दिया, लेकिन स्टिल जूनियर से यू बचा हुआ है, और यू तो सबसे बड़ा है, तो अगर बढ़ते अल्फाबेट लास्ट में घटते क्रम में लगते तो यू आना चाहिए था। तभी मैंने शुरुआत में ये बोला था कि ए को देख करके ये मत सोचना, क्योंकि मुझे तो पैटर्न पहले से मालूम था, इसलिए बात बोली थी कि ए को देख करके ये मत सोचना कि सबसे छोटा लेटर है। ए को देख के ये भी माइंड में आना चाहिए कि कहीं वोवल्स और कॉन्सोनेंट का खेल तो नहीं हो रहा है। देखो वोवल उठाया पहले में, यानी कि वोवल्स उठाया, ये ए से और ई से भी बात समझ में आ गई। सेम कॉन्सोनेंट में ये मैंने एस से और जे से भी बात बन गई, यानी कि पहले स्टेप में अल्फाबेट ना लिखने की बजाय पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ, वोवल्स। ये बात पता चली आगे जब हम बढ़े तब, या फिर शुरुआत में ही आप यहां पर एस से और यू से कंपेयर कर सकते थे। जैसे जैसे हम पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं तब पूरा क्लियर होता है। कभी भी पैटर्न एक दो स्टेप में, अगर टफ पैटर्न दे रखा है तो एक दो स्टेप में पैटर्न नहीं बनता। क्लियर हुआ अब कंप्लीट पैटर्न? पहले स्टेप में वोवल उठाया है, यानी कि वोवल उठाया है, फिर कॉन्सोनेंट उठाया दूसरे स्टेप में। अब कंप्लीट पैटर्न बनेगा ये। वो पहले तो अल्फाबेट ही माइंड में चल रहा था, लेकिन जैसे आगे बढ़े अल्फाबेट का बन गया वोवल्स और कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट स्पेलिंग चेक कर लेना कॉन्सोनेंट की जो भी है, वैसे तो शायद ये होगी कॉन्सोनेंट, शायद, बाकी चेक कर लेना एक बार। अब पैटर्न क्लियर है और आगे बढ़े हम। अभी क्या पता आगे बदल जाए, लास्ट तक चलना। ऐसे पैटर्न में कई बार खेल खेल देता है, 3 के बाद चौथा में कुछ और हो रहा है ना। जब ये पहला और दूसरा स्टेप में बदल दिया तो हो सकता है आगे चौथे से 5वें में कुछ बदल जाए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4 स्टेप क्लियर। अब ई से बड़ा वोवल आई अरेंज हुआ, ई से बड़ा वोवल आई अरेंज हुआ। 69 एज इट इज, कैंप एज इट इज, 55 एज इट इज, यूनिफॉर्म एज इट इज, 48 एज इट इज। नहीं, 48 पीछे चला गया, क्योंकि 55 और 55 और यूनिफॉर्म के बीच में 48 था, 48 पीछे चला गया। नंबर
बढ़ते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। अब अगले में नंबर की बारी है आगे आने की, नंबर की बारी है आगे आने की। पिछले में अल्फाबेट आगे आया था, नंबर की बारी है आगे आने की, नंबर की बारी आगे आने की, यानी कि 92 73 से छोटा। अब सुनो, स्किप होगा कि नहीं होगा ये ध्यान रखो। देखो 92 ई 73 आइडियल, आइडियल के बाद 69 की बारी है और 69 की बारी है। 69 अपने आप आया हुआ है, अपने आप आया हुआ है, तो देखेंगे कि इसने स्किप किया है कि नहीं किया है। 69 अपने आप आया हुआ है, फिर इसने 55 अरेंज किया, यानी कि 69 को इसने स्किप किया है, 69 को इसने स्किप किया है। लास्ट में 48 चला गया, लास्ट में 48 चला गया, सॉरी 48 कह रहा हूं, कैंप चला गया, कैंप चला गया। लेकिन एक माइंड में लगाओ, अगर हम कैंप लास्ट में ले जाते तो 55 तो अपने आप ही आ जाता, बट 55 अपने आप आ जाता, 55 स्किप कर सकता था, लेकिन नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया? क्योंकि कैंप अरेंज हुआ, और मैंने आपको कहा था कि स्किप तभी होता है जब दोनों तरफ स्किप हो। लास्ट में यहां पर कैंप अपने आप होता और यहां पर भी 69 अपने आप होता, तो इसको स्किप कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है अभी कि इसने 69 ही अरेंज किया हो, अभी नहीं पता कुछ भी, आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। हो क्यों? क्योंकि 69 के बाद, बात समझ में आ रही है मेरी बात? दोबारा बता रहा हूं, देखो सुनो, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अब बारी है जे से छोटा कैंप। अगर हम कैंप लास्ट में ले जाएं, कैंप की बारी है तो कैंप ले गए, तो क्या बच गया? 69 और 55, ये तो एज इट इज लिखे हुए हैं। तो अब इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 69 अरेंज हुआ या 55 अरेंज हुआ या एक भी अरेंज नहीं हुआ। ये आगे बढ़ेंगे तब क्लियर होगा। तो अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 69 और 55 में कौन सा अरेंज हुआ है। अगले स्टेप की बारी, अगले की बारी है वोवल्स। यूनिफॉर्म अरेंज हुआ, बट यूनिफॉर्म अपने आप था, इसलिए 55 लास्ट में गया, 55 लास्ट में गया। इसका मतलब यहां पर ये 69 को स्किप नहीं किया, रीजन बिहाइंड कैंप की वजह से। 69 को अरेंज स्किप नहीं किया कैंप की वजह से। मतलब पहले हमें जो लग रहा था, पहले ऐसा लग रहा था कि 55 को अरेंज किया, 69 एज इट इज पुट किया है। जो लगता है वो कई बार नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि पूरा पैटर्न बड़ी डिटेल में एनालिसिस करना। यहां पर 69 अरेंज हुआ है कैंप की वजह से, और यहां पर यूनिफॉर्म अरेंज हुआ है, स्किप नहीं हुआ, 55 की वजह से। ठीक, पैटर्न ये है। पहले स्टेप में वोवल्स बढ़ते क्रम में आगे, नंबर बढ़ते क्रम में पीछे। दूसरे स्टेप में नंबर आगे घटते क्रम में, कॉन्सोनेंट पीछे घटते क्रम में। फिर तीसरे स्टेप में वोवल आगे बढ़ते क्रम में, ए के बाद ई, नंबर बढ़ते क्रम में 17 के बाद 29। पांचवें स्टेप में कॉन्सोनेंट आगे, नहीं वोवल के बाद नंबर की बारी, नंबर आगे घटते क्रम में और कॉन्सोनेंट पीछे घटते क्रम में। क्लियर हुआ पूरा पैटर्न? क्लियर हुआ? अब इसके बेस पे ये क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। एनवायरमेंट और नोट्स में स्टेप 4 में के बीच में कितने होंगे? स्टेप 4 में कितनी संख्याएं होंगी एनवायरमेंट और नोट्स में? पहले चौथा स्टेप बनाओ। क्लियर हो गया भाई पिछला पैटर्न? आ जाओ, एक पहले चौथा स्टेप बनाना है। देखो ध्यान, पहले स्टेप में वोवल आगे, पहले स्टेप में वोवल आगे बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटी वोवल उठाओ, सबसे छोटी वोवल उठाओ।
सबसे छोटी वोवल, सबसे छोटी वोवल कौन सी है? ई है, ई है। अब ई दो है हमारे पास, ई दो है हमारे पास, इकोनॉमी भी है और एनवायरमेंट भी है, इकोनॉमी भी है और एनवायरमेंट भी है। अब इकोनॉमी और एनवायरमेंट में कौन सा उठाएंगे भाई? इकोनॉमी भी एनवायरमेंट भी। और ऐसी यहां पर कोई हिंट नहीं दी, क्योंकि यहां पर किसी में भी ए ई आई यू एस जे सी, ठीक, कहीं पर भी ये हिंट नहीं दिया कि कौन से अगर सेम आ जाए तो कैसे काम करना है। तो हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ई सी देखो और ई एन देखो, ई सी और ई एन में ई सी छोटा है, ई सी छोटा है, ई सी छोटा है, तो सबसे पहले स्टेप में सबसे छोटा वोवल उठाना है, क्योंकि वोवल बढ़ते क्रम में लगाने हैं। सबसे छोटा वोवल, सबसे छोटा वोवल कौन सा आएगा? ई सी। पहला स्टेप कट कर दो। पहले स्टेप में ही नंबर उठाएंगे। नंबर कौन सा? बढ़ते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा, छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है 14, पहला स्टेप, ठीक। और 14 जाएगा लास्ट में, 14 जाएगा लास्ट में। उसके बाद दूसरे स्टेप में नंबर आगे आएगा, कॉन्सोनेंट पीछे जाएगा, नंबर घटते क्रम में आएगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे। घटते क्रम में तभी तो होगा, घटते क्रम का मतलब है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर उठाना है। दूसरे स्टेप में सबसे बड़ा नंबर उठाना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 98, दूसरा स्टेप। और कॉन्सोनेंट उठाना है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट उठाना है। कॉन्सोनेंट कौन सा है? सी टी एन पी, सी टी एन पी में सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा है? टी, टीचर उठाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? चलो सर, क्लास नोट्स के हैं डाउट, कब मिलेंगे? क्लास नोट्स के डाउट हैं क्या? चौबीस मई का जो बैच है उसमें सिलोजिज्म अपलोड हो रहा है एसएससी वालों के लिए, क्योंकि मुझे पता है एसएससी में ये नहीं आता, इसलिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो भाई। अब तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप बनाना, तीसरा स्टेप वापिस पहले स्टेप जैसा, तीसरा स्टेप वापिस पहले स्टेप जैसा, वोवल बढ़ते क्रम में, वोवल बढ़ते क्रम में। वोवल ईसी से बड़ा कौन सा है? ई एन है, तीसरा स्टेप। और नंबर भी बढ़ते क्रम में। 14 से बड़ा नंबर कौन सा है? 14 से बड़ा नंबर है 33, तीसरा स्टेप 33 लास्ट में। अब चौथा स्टेप सेकंड की जैसा, नंबर आगे आएगा घटते क्रम में, नंबर आगे आएगा घटते क्रम में। 98 से छोटा, 98 से छोटा 85, चौथा स्टेप। कॉन्सोनेंट पीछे जाएगा घटते क्रम में। टी से छोटा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट था अपने पास, सी था कंप्यूटर, टी था टीचर, प्रिपेयर था और नोट्स था। 4 कॉन्सोनेंट थे, सी था, टी था, एन था, पी था। अब सी टी एन पी में पी छोटा है, टी से छोटा पी है, चौथा स्टेप। अब जो बच गए वो एज इट इज लिख दो, जो बच गए वो एज इट इज लिख दो। क्या बच गया? 57 बच गया, सी बच गया, आई बच गया, 65 बच गया, 46 बच गया, एन बच गया। ठीक है, चलो ये चौथा स्टेप है। अब पूछा क्या था? एनवायरमेंट और नोट्स के बीच में कितने नंबर है। अब एक चीज ध्यान रखो, एक चीज और बतानी है
इसमें एनवायरमेंट और नंबर के बीच में कितने नंबर्स पूछे हैं, कितनी संख्याएं पूछी हैं। दो चीजें पूछता है, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 नंबर हैं। और इसी की जगह वो ये पूछता कि एनवायरमेंट और नंबर नोट्स के बीच में, एनवायरमेंट और नोट्स के बीच में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है। जैसे एक क्वेश्चन में पूछ भी रखा मैंने एलिमेंट, हां 8th एलिमेंट पूछा, एलिमेंट पूछा है, तत्व पूछा है, तो उसमें एलिमेंट का मतलब है नंबर, अल्फाबेट, वोवल, कॉन्सोनेंट सब। इसी क्वेश्चन में वो ये बोलता एनवायरमेंट और नोट्स के बीच में कितने एलिमेंट है, कितने तत्व हैं, कितने नंबर और शब्द हैं, तब आता आंसर 1 2 3 4 5 6 आंसर जाता। लेकिन इसमें पूछा है कितने नंबर्स हैं, तो नंबर्स 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 काउंट करो। कितने वर्ड्स पूछता तो वर्ड्स काउंट करते हैं, तो वर्ड्स पूछता तो 2 आंसर, नंबर पूछा तो 4 आंसर, और कितने एलिमेंट्स पूछता तो 6 आंसर। क्लियर? ठीक, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट भाई।